वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं ताहिर खान साहब से और अब्दुल बासित खान साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन है। ताहिर साहब, साथ साथ ऑब्वियसली जैसे बासित साहब ने कहा कि ये दोनों प्रोसेसेस साथ साथ चलेंगे। एक तरफ जो हम ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं काबुल की हुकूमत से, और दूसरी तरफ जो ऐसे वाक़यात होंगे। पर सर, ये जो टारगेटेड किलिंग के वाक़यात हो रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा में भी देख रहे हैं, साउथ केपी ख़ास तौर पे, और फिर इन इज़ला में, तो इनके पीछे कोई आप कह सकते हैं कि ये टीटीपी कब से ये कर रही है, व्हाट आर दे थिंकिंग, और सिक्योरिटी फोर्सेस इस सारे ये जो टारगेटेड किलिंग्स है कैसे देख रही हैं? क्योंकि इसमें ऑब्वियसली कई दफ़े तो सिक्योरिटी एहलकार भी जो हैं वो टारगेट होते हैं। असल में पॉलिसी में थोड़ी सी चेंज आई थी, और मेरा ख्याल है कि जो नॉर्मलाइजेशन के जो कोशिशें थी उसमें चीन का एक बड़ा रोल था। और मुझे याद है कि जब ट्राइलेटरल में ये अपग्रेडेशन की बात चीनी वजीर खारजा ने की है, तो जब लोग वापस आ गए थे काबुल बीजिंग से, मुझे एक बड़े जिम्मेदार ने कहा था कि ये प्रोसेस उस वक्त आगे जाएगा जब कोई बड़ा हमला ना हो। ये मेरे फेस टू फेस जब उनसे मुलाकात हुई थी, जो कि चीन में जो बातचीत हुई थी उसका एक वो हिस्सा थे। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने तकरीबन 10 दिन बाद ट्राइलेटरल के बाद ये किया फैसला। आज कतर में एक इजलास हुआ है पाकिस्तान और चीन और रूस के जो स्पेशल नुमाइंदे हैं फॉर अफगानिस्तान उनका, तो ज़रूर उसमें पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में ये बात चीन की तवज्जो दिलाई होगी, क्योंकि तवक्को नहीं थी कि इतना बड़ा हमला हो जाएगा। टारगेट किलिंग का मेरे ख्याल में टीपी ने, चूंकि मुमकिन है कि थोड़ा सा प्रेशर हुआ होगा, तो वो टारगेट किलिंग की तरफ चले गए थे। लेकिन वो अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और आपको याद हो कि चंद दिन पहले जब मौलाना फजलुर रहमान का बेटा डी खान एक जनाजे में, उसको मेरी खुद उससे बात हुई, अस्जिद से मैं उसके साथ बैठा हुआ था, फजलुर रहमान साहब से भी मेरी बात हुई है, और 40 तक के लोग मेन रोड पे, जो मेन रोड है डेर इस्माइल खान से लक्की मरोद जाते हुए, उनकी गाड़ी को रोका, अस्जिद महबूब की गाड़ी को, मौलाना फजलुर रहमान के बेटे को, जो लक्की मरोद से कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी थे। अब देखें ना, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि 40 लोग मुसल्ला एक काफिले को रोकें, आधा घंटे उसको कि आप निकल आओ गाड़ी से, आप हमारे साथ ये करेंगे वो कर। ये चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आखिर किस तरह। मौलाना फजलुर रहमान अक्सर कहते हैं कि जी शाम के वक्त फिर वहाँ पर जो भी अजला है, हाल में जिस तरह मैंने कहा, हमला भी हुआ, टारगेट भी है, रोड के ऊपर लोग आकर के गाड़ियाँ भी रोकती हैं, अहम शख्सियत की गाड़ियाँ रोकती है। अब देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कमजोरियां हैं, कहाँ पे मुरी, ये अब देखना पड़ेगा फैसला साजों का। सही। लेकिन मेरे ख्याल में एक चीज जो है, ये जो कैंपेन है, प्लीज ठीक जी ताहिर साहब, जल्दी से बात मुकम्मल करने सर, आप क्या आखिर में कह रहे थे? वेरी क्विकली। ठीक है, बस बात में तकरीबन होगी। मैंने कहा जरा पॉलिसी पे जरा थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर डील करते हैं, बिल्कुल ठीक है, खामोशी और खामोशी के बाद हमला, बासित साहब या बड़े हमले से टारगेट किलिंग। जी बिल्कुल बासित साहब, ये जो पॉइंट उठाया है सर ताहिर खान साहब ने, कि एक तरफ तो ठीक है हम अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि वो टीटीपी को रोकें, पर दूसरी तरफ सर क्या कोई ऐसी आप ने देखा हो या कोई तज्जिया हो कि जो कोई हम कोताही तो नहीं मैं कह सकती, बट इज देयर एनी स्पेस के हमारी जो इंटरनल पॉलिसी है, जो अब आईबीओज हम करते हैं या स्ट्रैटेजी है, उसमें कोई ट्वीकिंग की, कोई नोक पलक दुरुस्त करने की गुंजाइश है? देखिए, बहुत ज्यादा गुंजाइश मौजूद है। अगर खुल के बात की जाए तो जो जिस वाक़े की तरफ आप ताहिर खान साहब तवज्जो दिला रहे हैं, अब अगर 40 लोग एक मेन हाईवे के ऊपर आके, एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है और उनके बेटे हैं, और उस इलाके के जो है वो उनके जो रिलीजियस लीडरशिप है उसमें भी उनका शुमार होता है, उनको आके इस तरह रोक लेते हैं, आधा घंटा रोक के रखते हैं, तो अब इसका ब्लेम आप काबुल पे तो नहीं डाल सकते, या ये आप डिप्लोमेसी का तो ये मसला नहीं है कि जी चीन बीच में पड़ेगा, काबुल से बात होगी तो रुकेगा। ये तो सीधा सीधा जो है सिक्योरिटी फेलियर है, ये तो रिट ऑफ द स्टेट जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, ये तो उसकी बात है।
اور یہ جنوبی اضلاع کے اندر جو حالات جو ہے وہ جس طریقے سے سیکیورٹی نے ڈیٹیریوریٹ کی ہے، یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، یہ تو باتیں 2022 کے مڈ میں 2022 کے آخر میں طاہر صاحب زیادہ ایکوریسی سے بتا سکیں گے، یہ تو شروع ہو گیا تھا اور لوگ اسی وقت وارن کر رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو گورنمنٹ کی رٹ کو پاکستان کی حدود کے اندر، اور یہ اضلاع جو ہے یہ تو سیٹل ڈسٹرکٹس ہے، یہ کوئی مرج ڈسٹرکٹس تو ہے نہیں، یہ کوئی افغانستان پاکستان کے بارڈر کے پاس تو نہیں ہوا، یہ تو سیٹل ڈسٹرکٹس کے اندر ہو رہا ہے۔ ڈی آئی خان کی بات ہو رہی ہے، لکی مروت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ تو سیکیورٹی فیلئر کے علاوہ اس کو اور آپ کیا کہیں گے؟ تو میرا خیال ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے ان کی بالکل ایک ٹیکٹیکل یوٹیلٹی ہے، لیکن میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں آپ نے اچیو کیا کیا ہے اور آپ کے گیپس کہاں پہ ہیں۔ مے بی ایز یو آر سیئنگ کہ ان کو اب ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایک نئی حکمت عملی کی ضرورت ہے، یا اس حکمت عملی کے اندر جو گیپس ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ساروں سے جو بڑا سوال عارفہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کے اندر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم کس ریشنیل کے تحت کس طریقے سے ہو رہا ہے، اور وہ جو بھی ٹارگٹس ہیں اس کو وہ اچیو بھی ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے اوپر کوئی ٹرانسپیرنسی موجود نہیں ہے، کوئی اوپن ڈسکورس موجود نہیں ہے۔ تو جب تک ایک مربوط حکمت عملی نہیں ہوگی، اس کا فقدان رہے گا، تو اس طرح کے واقعات تو پھر ہوتے رہیں گے۔ تو میرا خیال ہے ہر چیز کابل پہ ڈال دینی، ہر چیز کو ڈپلومیسی سے ریلیٹ کرنا بھی اوور سمپلسٹک ہوگا۔ انٹرنلی جہاں پہ گورنمنٹ کی رٹ ویک ہے اس کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے، اور ان جو بھی یہ شرائع ہیں ان کے اوپر حکومت کا کنٹرول بحال ہونا چاہیے، وہ ہر وقت رہنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمان، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔